तो एलॉन मस्क आखिर वो चाहते क्या हैं? क्या उनका असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना है या फिर पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है? आज हम एक ऐसी ही थियोरी में गोता लगाने वाले हैं जो शायद सब कुछ बदल कर रख देगी। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि इलॉन मस्क बस एक और अमीर आदमी है जो कंपनियों और पैसों के खेल में लगे हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी हो ही ना। आज जो थियरी हम देखने जा रहे हैं वो इस आम सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। इस थ्योरी के मुताबिक उनकी हर एक कंपनी, चाहे वो स्पेसएक्स हो, टेस्ला या फिर न्यूरालिंक, वो सब एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। और जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो जो तस्वीर सामने आती है वो सच में हैरान कर देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी थ्योरी का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो ये है कि इलॉन मस्क का असली मिशन पृथ्वी पर है ही नहीं। उनका असली आखिरी लक्ष्य है मानवता को मंगल ग्रह पर बसाना, और बाकी सब कुछ वो बस उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है। लेकिन मंगल तक पहुंचने का ये सपना एक बहुत बड़ी, लगभग न तोड़ी जा सकने वाली दीवार से टकराता है, और वो दीवार है समय की। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की टेक्नोलॉजी से नेपच्यून जैसे ग्रह तक जाने में ही 30 साल लग जाएंगे। सोचिए, 30 साल, वो भी सिर्फ एक तरफ का सफर। मतलब कोई अपनी आधी जिंदगी तो सिर्फ ट्रैवल करने में ही निकाल देगा। तो असल में समस्या हमारे रॉकेट्स की स्पीड में नहीं है। असल समस्या है हमारे अपने शरीर में। ये कोई टेक्नोलॉजिकल चैलेंज नहीं, ये एक बायोलॉजिकल, मतलब एक जैविक लिमिटेशन है। तो ठीक है, अगर हम रॉकेट को और तेज नहीं कर सकते तो फिर क्या कोई और रास्ता है? यहीं पर यह थ्योरी एक बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाला सॉल्यूशन सामने रखती है। क्या हो अगर हम रॉकेट को तेज करने के बजाय खुद अपने लिए समय को ही धीमा कर दें? मुझे पता है ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना? लेकिन चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल टाइम, यानी जैविक समय। देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक सेब का एग्जाम्पल। एक सेब को आप काउंटर पर छोड़ दीजिए, कुछ ही हफ्तों में वो सड़ जाएगा, है ना? लेकिन उसी सेब को अगर फ्रिज में रख दे तो वो महीनों तक ताज़ा रह सकता है। अब फ्रिज ने घड़ी के समय को तो नहीं बदला, उसने सिर्फ सेब के बूढ़े होने की, यानी उसके सड़ने की प्रक्रिया को धीमा कर दिया। बस यही है जैविक समय। तो थ्योरी ये कहती है कि हमारा दिमाग लगातार हमारे शरीर के खरबों कोशिकाओं को बूढ़े होने के सिग्नल भेजता रहता है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर है जो हमारे शरीर को बताता है कि उसे कब और कैसे बूढ़ा होना है। तो अगर हमारे दिमाग ही हमें बूढ़ा होने का ऑर्डर दे रहा है तो सवाल ये उठता है कि क्या हम उन ऑर्डर्स को रोक सकते हैं? क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? और बस यहीं पर इलॉन मस्क की एक और कंपनी सीन में आती है, न्यूरालिंक। देखिए, न्यूरालिंक को अक्सर मेडिकल फील्ड का भविष्य माना जाता है, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से इसका एक और कहीं ज्यादा गहरा मकसद है। ये हमारे दिमाग की भाषा को समझने का एक टूल है, ताकि हम उन सीक्रेट कमांड्स को पढ़ सकें जो हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। जरा इस बात को सुनिए, किसी के लिए 100 साल का सफर सिर्फ कुछ सेकंड का सफर बन सकता है। कल्पना कीजिए, मतलब एस्ट्रोनॉट्स लंबी यात्राओं के दौरान एक तरह की सस्पेंडेड एनिमेशन स्टेट में जा सकते हैं, और जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे तो उनके शरीर के लिए बस कुछ ही पल बीते होंगे। ये इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच की यात्रा की चाबी हो सकती है। ठीक है, तो शरीर को हैक करना इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा हुआ। अब इस थ्योरी का अगला हिस्सा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, और वो है अंतरिक्ष में एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाना जिसकी हम आज कल्पना तक नहीं कर सकते। देखिए, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के एक नए दौर में तो आ गए हैं, लेकिन हम जमीन पर फिजिकल लिमिट से टकरा रहे हैं। इन बड़े बड़े एआई मॉडल्स को ठंडा रखने के लिए बेहिसाब पानी चाहिए, और उन्हें चलाने के लिए इतनी बिजली कि आप सोच भी नहीं सकते। सीधी सी बात है, हम अपनी धरती पर इससे ज्यादा बड़े कंप्यूटर अब नहीं बना सकते। तो इसका सल्यूशन क्या है? अंतरिक्ष। ये थ्योरी दावा करती है कि मस्क का प्लान है 1 मिलियन यानी 10 लाख सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, जो सब मिलकर एक विशाल प्लैनेट के साइज का सुपर कंप्यूटर बनाएंगे।
अब इसकी पावर का अंदाजा लगाना है तो बस इतना समझिए कि इस अकेले सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए पूरे अमेरिका में जितनी बिजली पैदा होती है उसकी डबल बिजली लगेगी। ये एक ऐसा प्लान है जो धरती पर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास अंतरिक्ष में एक जबरदस्त पावरफुल कंप्यूटर है और हमारे पास ऐसे इंसान हैं जो समय को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये सब किस लिए? यहीं से हम इस थियोरी के सबसे गहरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर पहुंचते हैं। क्या हो अगर असली मकसद हमारी असलियत, हमारी रियलिटी को ही हैक करना हो? ये आइडिया इलॉन मस्क के अपने विश्वास पर आधारित है। उन्होंने खुद कई बार पब्लिक में कहा है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हम सब एक बहुत बड़े कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की तरह। सोचिए, जैसे एक वीडियो गेम का कैरेक्टर ये नहीं देख सकता कि उसकी दुनिया पिक्सल से बनी है, वैसे ही हो सकता है कि हमारी असलियत के भी अपने पिक्सल्स हों, यानी स्पेस और टाइम की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाइयां, और हम उनसे छोटा कुछ देख ही नहीं सकते क्योंकि हम खुद उसी कोड का हिस्सा हैं। तो अगर किसी सिमुलेशन को हैक करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? उसके बेसिक रूल्स को समझना होगा। और हमारे यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी नियम क्या है? ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। अब ये थियरी बताती है कि ग्रेविटी के काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं उन्हें कहते हैं ग्रेविटॉन्स। ये ग्रेविटी के मैसेंजर हैं, संदेशवाहक। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। अगर आप मैसेंजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप मैसेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप ग्रेविटॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप ग्रेविटी को ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या इलॉन मस्क सिर्फ एक बिजनेसमैन है जो बस एक के बाद एक कंपनी बना रहे हैं, या फिर वो कुछ बहुत ही बड़ा कर रहे हैं? क्या वो हमारी इस रियलिटी से बाहर निकलने की चाबी, एस्केप की खोज रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।